हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियोस में हमने 12th क्लास की सिलेबस की 3 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, जिनकी वीडियोस आप 12th क्लास के सिलेबस की प्लेलिस्ट में जाकर या ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आज हम यूनिट 4 व्यक्तित्व को स्टार्ट कर रहे हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेज़ी में पर्सनैलिटी कहा जाता है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ हुआ कि व्यक्ति जो दिखाता है, जो बाहरी उसका दिखावा है, उसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है। लेकिन ये विचारधारा दार्शनिकों की थी। मनोवैज्ञानिकों ने इस विचारधारा को नकारते हुए पर्सनैलिटी की अलग परिभाषा दी है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अच्छा दिखता है, जो अच्छा होता है, जिसका अच्छा व्यवहार होता है, उसका अच्छा व्यक्तित्व या उसकी अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व की अलग परिभाषा दी है। वुडवर्थ ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। गुणात्मकता का मतलब कि व्यक्ति के जो भी गुण होते हैं, जितने भी सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं, उन संपूर्ण गुणों को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कोई भी गुण है, जैसे कि अगर वो अच्छा बोलता है या कोई भी अच्छा लिखता है या लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, तो ये सारे उसके व्यक्तित्व के गुण हैं और इन सारे गुणों का जोड़ ही व्यक्तित्व कहा जाता है। अगली परिभाषा देखते हैं। मॉर्गन एवं ग्लीलैंड ने कहा है, हम जो कुछ हैं उन सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने भी लगभग सेम बात ही कही है कि हम जो कुछ भी हैं उन सब का योग ही व्यक्तित्व है। यानी कि व्यक्ति की जितनी आदतें होती हैं, जैसी उसकी विचारधारा होती है, जैसी मानसिकता होती है, जैसा उसका व्यवहार होता है, उन सब का योग, यानी कि इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए तो उसको हम व्यक्ति की एक कंप्लीट पर्सनैलिटी कहेंगे। व्यक्तित्व की परिभाषाओं में सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो आलपोर्ट की मानी जाती है। आलपोर्ट से पहले 49 मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी थी और आलपोर्ट ने उन 49 परिभाषाओं का अध्ययन करके उन सब की विशेषताओं का निचोड़ अपनी 50वीं परिभाषा में दिया। तो ये बात भी आप याद रखें कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की 50वीं और सबसे अच्छी परिभाषा दी है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुण, मनोदैहिक का मतलब क्या होता है? मन का मतलब यहाँ मनो का मतलब है मनोवैज्ञानिक से, दैहिक का मतलब है यानी देह से, हमारी जो हमारी शारीरिक संरचना है उनसे, यानी कि मनोदैहिक का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों का संगठन है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण हैं उनका संगठन है, वो गुण संगठित होते हैं जहाँ पर। और ये गुण क्या करते हैं? ये गुण वातावरण से अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। अपूर्व यानी कि जो पहले ना हुआ हो समायोजन, उस समायोजन को निर्धारित करते हैं। इन्हीं गुणों का संगठन जो है वो व्यक्तित्व कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक, यानी कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों का संगठन है, जिन गुणों से व्यक्ति का जो है वातावरण के साथ समायोजन निर्धारित होता है। यानी कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति समाज में या वातावरण में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार से समायोजन करेगा, उन सबको व्यक्तित्व निर्धारित करता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करके पढ़ के जो हमें व्यक्तित्व के बारे में विशेषताएं पता चलती हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं और क्लियर हो जाएंगे। व्यक्तित्व अपूर्व व विशिष्ट होता है। अपूर्व यानी कि पहले ना हुआ हो, विशिष्ट यानी कि ख़ास हो। व्यक्तित्व जो है वो सभी व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तित्व पाया जाता है। दूसरी विशेषता है बाहरी एवं आंतरिक गुणों का समन्वय है। अगली विशेषता है व्यवहार के तीनों पक्ष। 3 पक्ष कौन से हैं? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्ष व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। ज्ञानात्मक यानी कि व्यक्ति का ज्ञान कितना है, क्रियात्मक यानी व्यक्ति किस प्रकार वातावरण में क्रिया करता है, और भावात्मक यानी कि वो इमोशनल कितना है। ये तीनों पक्ष जो है वो व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। अगली विशेषता है व्यक्तित्व आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व का निर्धारण या तो आनुवांशिकता करती है और वातावरण करती है। तो इन दोनों चीज़ों का गुणनफल ही व्यक्तित्व है। मतलब कि
व्यक्ति कैसा बनेगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये उसे आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। जैसे कि माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से मिलने वाले गुणों से ही आनुवांशिकता निर्धारित होती है और इसी से निर्धारित होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। और इसके साथ कि व्यक्ति किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, उसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों का गुणनफल ही व्यक्तित्व है। अगली विशेषता है मानसिक एवं शारीरिक गुण सम्मिलित होते हैं। आलपोर्ट की परिभाषा में हम देख चुके हैं, उन्होंने कहा मनोदैहिक गुण, मानसिक और शारीरिक गुणों का संगठन ही व्यक्तित्व है। अगली विशेषता है व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक होती है। संगठनात्मक मतलब है संगठन होता है व्यक्तित्व में, और गत्यात्मक मतलब इसमें गति भी पाई जाती है, यानी कि इसमें गुणों का संगठन होता है। जितने भी गुण होते हैं उन सबको संगठित होने के बाद ही व्यक्तित्व बनता है, लेकिन व्यक्तित्व में इसके साथ साथ गति भी पाई जाती है। व्यक्तित्व में परिवर्तन आते रहते हैं और उन परिवर्तित गुणों का संगठन होता रहता है। अब देख लेते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इसका व्यक्तित्व अच्छा है, उस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार, अपनी अध्ययनों के अनुसार व्यक्तित्व को बांटा है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला है शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने जो है व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर बांटा है, यानी कि इन्होंने व्यक्ति में देखा कि किस प्रकार का उसकी शारीरिक बनावट है, उन शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। पहला है गोलाकार या एंडोमॉर्फिक, दूसरा है आयताकार या मेसोमॉर्फिक, और तीसरा है लंबाकार या एक्टोमॉर्फिक। तो शेल्डन ने बताया कि जो एंडोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि जो गोलाकार व्यक्ति होते हैं, ये बीच वाला प्रकार, ये लोग जो है वो अधिक हंसमुख होते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं। और जो दूसरा प्रकार है आयताकार यानी कि मेसोमॉर्फिक, ये लोग साहस भरे काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ये स्वस्थ होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, इनमें मांसपेशियाँ अधिक पाई जाती हैं। और जो तीसरा प्रकार है एक्टोमॉर्फिक, ये व्यक्ति पतले होते हैं, इनमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है और ये कमज़ोर होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। शेल्डन ने इन तीनों प्रकार के व्यक्तित्व को 1 से लेकर 7 तक रेटिंग प्रदान की है, यानी कि अगर किसी में गोलाकार होने के गुण सबसे कम हैं तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर किसी में गोलाकार होने के गुण सबसे ज़्यादा हैं तो उसको 7 नंबर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित होगा तो उसका प्राप्तांक 4-4-4 होगा। 4-4-4 का मतलब है 4 अंक उसको मिलेंगे गोलाकार के गुणों में, 4 अंक आयताकार के गुणों में और 4 अंक लंबाकार के गुणों में, यानी कि उसमें तीनों प्रकार के व्यक्तित्व का समायोजन होगा। तो इसको 4-4-4 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संतुलित व्यक्तित्व या बैलेंस पर्सनैलिटी कहा जाएगा। दूसरा वर्गीकरण किया है क्रेशमर ने भी शारीरिक गुणों के आधार पर ही व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। इन्होंने पहला प्रकार बताया है स्थूलकाय या पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप के व्यक्ति मोटे होते हैं, इनका कद छोटा होता है और शरीर भारी होता है। ऐसे व्यक्तियों की गर्दन मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति अधिक सामाजिक होते हैं, खाने पीने व सोने का मज़ा लेते हैं, खुशमिजाज होते हैं। दूसरा प्रकार बताया है कृष्टकाय या एस्थेनिक टाइप। इस प्रकार के व्यक्तियों का कद लंबा होता है लेकिन शरीर से पतले दुबले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मांसपेशियां विकसित नहीं होती और शरीर का वजन भी उनकी उम्र के अनुसार कम होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति इनमें देखी जाती है और ऐसे व्यक्ति दिवास्वप्न में और काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। तीसरा प्रकार है पुष्टकाय प्रकार या एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप के व्यक्तियों की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठी हुई होती हैं। इनका शरीर का कद ना ही अधिक लंबा और ना ही छोटा होता है। इनका पूरा शरीर सुडौल और संतुलित होता है। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव ना तो अधिक ही चंचल होता है और ना ही अधिक मंद होता है। ये व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों में आसानी से समायोजन कर लेते हैं और इन लोगों को समाज में प्रतिष्ठा काफ़ी मिलती है। इसके अलावा क्रेशमर ने एक और प्रकार बताया है विशालकाय प्रकार, जिसमें इन तीनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं। अगला वर्गीकरण किया है युंग ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। अभी तक जो हमने 2 वर्गीकरण पढ़े उसमें शारीरिक गुणों के आधार पर बांटा था, लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है।
अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं, इन्हें अकेलापन पसंद होता है। ये व्यक्ति रूढ़िवादी होते हैं और रीत रिवाजों का पालन व आदर करने वाले होते हैं। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोवर्ट यानी कि जो अपने अंदर में होते हैं। एक्सट्रोवर्ट है यानी बहिर्मुखी, वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट का अपोजिट होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में सामाजिक गुण अधिक पाए जाते हैं। ये लोग समाज में रहना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद होता है। ये लोग आशावादी होते हैं, इन लोगों की खाने पीने में भी अधिक रुचि होती है और समाज के लिए ये लोग काफ़ी उपयोगी होते हैं। और तीसरा प्रकार जो इन्होंने बताया है वो उभयमुखी। उभयमुखी यानी कि युंग का कहना था, पहले इन्होंने दो ही प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, लेकिन फिर इन्होंने एक और प्रकार का व्यक्तित्व बताया जिसे उभयमुखी कहा। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें जो पूरी तरह अंतर्मुखी या पूरी तरह बहिर्मुखी हो। इन्होंने कहा कि व्यक्ति में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो इसके लिए इन्होंने उभयमुखी प्रकार भी बताया। अगला वर्गीकरण है स्प्रेंगर का। स्प्रेंगर ने सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है। पहला प्रकार का व्यक्ति है सैद्धांतिक व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्तियों में ज्ञान की भूख पाई जाती है और ये व्यक्ति अक्सर दार्शनिक वैज्ञानिक बनते हैं, जैसे कि अरस्तु जो हैं वो सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्ति हैं। अगला है सामाजिक व्यक्ति। सामाजिक व्यक्ति में समाज के प्रति कार्य करने के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। ये व्यक्ति दयालु होते हैं, मिलनसार होते हैं, मदद करने वाले होते हैं और ऐसे लोग अक्सर समाज से भी बनते हैं। तीसरा प्रकार है कलात्मक व्यक्ति। कलात्मक व्यक्ति जिनमें कला की प्रति लगाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर कलाकार बनते हैं, फोटोग्राफर बनते हैं, डिज़ाइनर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, बल्कि एक्टर भी बनते हैं। अगला प्रकार है राजनीतिक व्यक्ति। इनके व्यक्तित्व में राजनैतिक गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अक्सर नेता या लीडर बनते हैं। इनमें नेतृत्व करने की भावना अधिक पाई जाती है। अगला प्रकार है धार्मिक व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्तियों में धार्मिक गुण बहुत पाए जाते हैं और इनका धर्म के प्रति लगाव बहुत अधिक होता है। इस प्रकार के व्यक्ति अक्सर धर्मगुरु या पैगंबर बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गौतम बुद्ध। आखिरी प्रकार जो इन्होंने बताया है व्यक्तित्व का वो इन्होंने बताया है आर्थिक व्यक्ति। आर्थिक व्यक्ति ये हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। इनकी ज़िंदगी में पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इस प्रकार के व्यक्ति अक्सर व्यापारी बनते हैं, जैसे कि टाटा, अंबानी वगैरह। अब इस लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपको पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आपको कितना याद हुआ। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किसने किया है? तो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण शेल्डन ने किया है, जिन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रकार का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रकार का वर्णन किया है युंग ने। तो इस वीडियो में आपका व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार हो गए। अगली वीडियो में हम आगे का सिलेबस कवर करेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।